गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो जितने भी लोग मेरे चैनल पर नए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, फॉलो करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें, क्योंकि मैं आपकी होस्ट एंड दोस्त बैंकर दीदी इस तरह के एजुकेशनल वीडियोस लेकर आते रहती हूँ। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था टॉप 5 क्वेश्चंस जो किसी भी प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में पूछे जाते हैं। अब चाहे वो आईसीआईसी बैंक हो, बंधन बैंक हो, एक्सिस बैंक हो, कोई भी प्राइवेट सेक्टर बैंक हो, एचडीएफसी बैंक हो, कोई भी ऐसी बैंक होगी, तो जनरल इंटरव्यू में यही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आज हम लोग नेक्स्ट 5 क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि क्या नेक्स्ट हमारे 5 क्वेश्चंस हैं। तो जितने भी जो लोगों ने भी मेरे पुराने वीडियो को नहीं देखा होगा, वो लोग मेरे उस वीडियो पे जाके देख लें। और ये सारे क्वेश्चंस टिपिकली आते ही हैं और मैं खुद भी ये फेस कर चुकी हूँ। मैंने उसके आंसर्स भी दिए हैं। अगर आप लोग को कुछ और भी क्वेरी होगी तो मुझे कमेंट कीजिएगा। मैं ये सारे इंटरव्यू से गुजर चुकी हूँ और ये सारे क्वेश्चंस को फेस कर चुकी हूँ। तो मैं सब कुछ वो बता दूंगी कि क्या एटिकेट, क्या मैनर्स होते हैं, किस तरीके से आपको जवाब देना चाहिए कि आपका फर्स्ट राउंड में सिलेक्शन हो जाएगा, जैसे कि मेरा हो गया था। मेरे जस्ट आफ्टर कंप्लीटिंग माय ग्रेजुएशन मेरा आईसीआईसी बैंक पीओ में सिलेक्शन हो गया था। मेरा फर्स्ट ही राउंड में रिटन और रीजनिंग वगैरह भी निकल गई थी और फर्स्ट ही राउंड में मेरा इंटरव्यू में भी सिलेक्शन हो गया था। तो मैं अपना एक्सपीरियंस आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। टॉप 5 क्वेश्चंस मैंने पिछली बार में बताया था। अब नेक्स्ट टॉप क्वेश्चंस 5 क्वेश्चंस के बारे में इस वीडियो में डिस्कस कर लेते हैं। और अगर आपको और भी कुछ जानकारी चाहिए होगी बैंक से रिलेटेड, फाइनेंस से रिलेटेड, तो मुझे डीएम कीजिएगा। मैं सभी क्वेश्चंस का जवाब दूंगी। तो 6 क्वेश्चन जो हमारी आती है, पिछले 5 क्वेश्चन मैंने पिछले वीडियो में डिस्कस कर लिया था। अभी जो 6 क्वेश्चन है वो हमारा जो आता है, टेल मी समथिंग अबाउट आईसीआईसी बैंक और एचडीएफसी बैंक, एक्सिस बैंक। ये हमारा ये एक बहुत ही मेजर क्वेश्चन है। टेल मी समथिंग अबाउट, जिस भी आप बैंक में हैं उसके बारे में। तो आप जब भी कोई भी इंटरव्यू देने जाएंगे, चाहे वो आप फ्रेशर हो या फिर आप एक्सपीरियंस्ड हो, तो आपको उस आईसीआईसी बैंक के बारे में या बंधन बैंक या एचडीएफसी बैंक या एक्सिस बैंक, कोई भी बैंक हो, आपको उसके जो बैकग्राउंड है, यानी कि उनके सीईओ कब है, वो कब फाउंडेड हुआ था, क्या उसकी परफॉर्मेंस हिस्ट्री रही है, कब प्रॉफिट था, कितने से प्रॉफिट था, क्या इसके मेजर प्रोडक्ट्स हैं, किस चीज का इसे अवार्ड पिछले साल में मिला था। ये सारे जो क्वेश्चंस होते हैं, लगभग 10 क्वेश्चंस जो है आपको उस बैंक के बारे में प्रिपेयर कर लेनी है। मतलब और उसे जो है, जब आपसे पूछा जाए कि टेल मी समथिंग अबाउट दिस बैंक, तो वो सारे जो 10 पॉइंट्स आपने उस बैंक के बारे में पढ़ रखा है उसके बारे में उसको बता देना है। तो जनरली आप कंसंट्रेट करें उसके डेटा फिगर पे। मतलब सीईओ वगैरह के बारे में बताना है, लेकिन जब भी आप डेटा फिगर के बारे में बताते हैं तो आपके जो वाइब जो जाती है, पॉजिटिव वाइब जो जाती है, वो बहुत ही पॉजिटिव रहती है। आपके सिलेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। मतलब वेग आंसर नहीं बताना है। वेग आंसर नहीं, बिल्कुल अप टू द पॉइंट। यानी कि अगर हमें ये बताना है कि प्रॉफिट है तो कितने परसेंट से प्रॉफिट है, वो जितना एक्यूरेट आपका डेटा रहेगा उतने ही आपके सिलेक्शन के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। केवल अगर आपने ये बताया कि 2023 में वो प्रॉफिट में थी, 2022 में वो प्रॉफिट में थी, तो वो ठीक है, ओके है, उतना एम्फैटिक नहीं है। लेकिन अगर आपने ये बता दिया, बिल्कुल करेक्ट डेटा बता दिया कि वो 2022 में इतने से प्रॉफिट पे थी और 2023 में वो इतने से इंक्रीज होकर के इतने परसेंटेज विद एक्यूरेट डेटा, तो वो जो वाइब्स जाती है वो बिल्कुल पॉजिटिव जाती है और ये आपके सिलेक्शन होने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा रहते हैं। ये सब मैंने प्रैक्टिस किया हुआ था अपने इंटरव्यू के टाइम पे। तो जो डेटा होता है उसको विद फिगर याद करना है, वेग डेटा नहीं बताना है। बिल्कुल प्रिसाइज डेटा जो उसके साइट पर अवेलेबल होगी वो आपको जाके स्टडी कर लेना। जो आप जिस बैंक में आप जाएंगे उसके साइट पे जाइए, उसके जो भी आपके जो अचीवमेंट्स एंड अवार्ड्स वो आपको फर्स्ट पेज पे मिल जाएगी। उसको रिवाइज कर लीजिए एट एन अप्रॉक्स 10 पॉइंट्स विथ डेटा। आप उसको गांठ बांध करके याद कर लें। ये क्वेश्चन बिल्कुल पूछी जाती है और जितना ज्यादा आप उसे आंसर विथ डेटा विथ फिगर आप उसको जवाब देंगे, उतने ही इंप्रेशन पॉजिटिव रहेगी।
फिर आपकी आएगी फिर आपकी आएगी कुछ बहुत करंट अफेयर्स। तो अगर आप किसी भी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको करंट अफेयर्स उतना आपको पता ही होगा, और नहीं भी होगा तो कुछ जो आपके करंट अफेयर्स, जो मेजर करंट अफेयर्स होते हैं, वो सारे आपको नॉलेज होने चाहिए। और इन केस अगर आपको नहीं भी अगर आपको नॉलेज है, तो आप बोल दीजिए सॉरी सर आई डोंट नो। तो उससे कोई अगर आर्ट ऑफ सेइंग नो, इसे बोला जाता है आर्ट ऑफ सेइंग नो, जिसे कि मैं बाद में कभी बताऊँगी। किसी वीडियो में हम इसके एटिकेट्स के बारे में डिस्कस कर लेंगे कि क्या हमारा एटिकेट्स होना चाहिए। कोई भी व्यक्ति पूर्ण संपूर्ण नहीं होता है। बहुत सारे आंसर्स होते हैं जो कि हमें पता नहीं होते हैं। तो एक बार जब हम ना उसे एक तरीके से ना नहीं बोल सकते हैं कि नो सर, ऐसा नहीं बोल सकते हैं या इस तरह से नहीं बोलना है। तो जब हम उसे सॉरी सर उसे बोलते हैं तो इसे कहा जाता है आर्ट ऑफ सेइंग नो। तो जो चीज़ आपको नहीं पता है, उसे भी नो बोलना है, लेकिन बिल्कुल सही तरीके से, ताकि सामने वाले को आपको बुरा ना लगे। उसके बाद फिर जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो जनरली पूछी जाती है, वो है आपका टेल मी समथिंग अबाउट योर स्ट्रेंथ एंड समथिंग अबाउट योर वीकनेस। तो जैसे मुझसे पूछा गया था, टेल मी समथिंग अबाउट योर स्ट्रेंथ एंड टेल मी समथिंग अबाउट योर वीकनेस। तो वीकनेस में जनरली जो होता है वो यही होता है कि आई एम इमोशनली वीक। ये जनरल एक होता है, क्योंकि आप ज़्यादा कुछ आप नेगेटिव नहीं बोल सकते हैं अपने बारे में। तो यही चीज़ होता है कि इमोशनली वीक बट आई एम ट्राइंग टू ओवरकम इट। ये आपकी एज़ अ वीकनेस अभी तक रही है, लेकिन अब आप एज़ अ फ्रेशर अब आप इसे ओवरकम करने की कोशिश कर रहे हैं। जो कि आपका एक वीकनेस था, वो भी आप उसे अब हटाने की पूरी कोशिश करेंगे। तो ये आपका वीकनेस में जाएगा। और जब आपकी स्ट्रेंथ की बात आती है, तो आपकी आ जाएगी कि आप जितने भी आपके स्किल्स हैं, जैसे आई हैव गुड कम्युनिकेशन स्किल्स, आई हैव द एबिलिटी टू सेल माय प्रोडक्ट्स। जैसे प्राइवेट सेक्टर होते हैं, जो बैंक्स होते हैं, वहाँ पे सेल्स को बहुत बढ़ावा दिया जाता है। जितनी अच्छी आपकी कम्युनिकेशन स्किल होगी, जितनी अच्छी आपकी सेल करने की टेक्निक होगी, उतनी ही ज़्यादा आपकी सिलेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो आपको आपके स्ट्रेंथ के बारे में बताना है कि आपका जो स्ट्रेंथ है, वो आपकी कम्युनिकेशन स्किल है, आर्ट ऑफ सेल्स है, और जितने भी आपको अगर आपके किसी एक्सेल में अगर आप मास्टर हैं, किसी भी चीज़ में अगर आप कोई भी एआई किसी भी चीज़ में अगर आप एक्सेलेंट है, तो आप उसके बारे में उनको बताइए। तो ये आपको ये पूछा ही जाएगा कि व्हाट इज़ योर स्ट्रेंथ? तो स्ट्रेंथ के बारे में आपको बताना है, जो भी आपका स्ट्रेंथ है। और जो आपका वीकनेस है, तो जनरली इमोशनली वीक ही बताया जाता है, वो भी आप उसके साथ एक ऐड कर देना कि बट आई एम ट्राइंग टू ओवरकम इट। और ऐसा हो भी जाता है जब आप प्रोफेशनल लाइफ में जाते हैं, तो धीरे-धीरे इमोशनली जो जो कंटेंट होता है, वो धीरे-धीरे इमोशनल अ, कम हो जाता है। जब हम प्रोफ़ेशन में जब जाते हैं, तो 1 साल हम थोड़ा-सा वीक रहते हैं, लेकिन जैसे-जैसे एक्सपीरियंस गेन करते जाते हैं, तो फिर सारा हमें प्रेशर सब झेलने की ताकत आ जाती है, मिल जाती है। तो ये हमारा 8th क्वेश्चन था। 9th में हो जाएगा, वेयर डू यू सी योरसेल्फ आफ्टर 5 इयर्स? तो जब ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो आपको ऐसा कभी नहीं बताना है कि 1 साल यहाँ पे जॉब करके, 2 साल जॉब करके मैं ये कंपनी छोड़ दूँगा, क्योंकि वैसे में बिल्कुल ये चीज़ नहीं बताना है। ये नेगेटिव इम्पैक्ट बिल्कुल भी नहीं डालना है। आपको हमेशा ये चीज़ बोलना है कि आफ्टर 5 इयर्स आई विल आफ्टर 5 इयर्स नहीं, आफ्टर 2 इयर्स और 1 ईयर्स आई विल इम्प्रूव माय परफॉर्मेंस एंड गेन टेक प्रमोशन। और जो भी उनका जो कैडर होता है प्रमोशन का, एंड आपको उस कैडर पे आपको बताना है जितना कि आप 5 साल के बाद वहाँ पे हो सकते हैं। अगर आपके कोई करीबी या कोई संबंधी हैं, तो आप उनसे जानकारी ले लीजिए कि भई कि प्रमोशन होने के बाद आप किस स्केल तक आप पहुँच सकते हैं। अपने आप को बहुत ज़्यादा हाई-फाई भी नहीं बताना है, लेकिन अगर 5 साल के बाद अगर आपके कोई परिचित हैं, तो आप उनसे ये ले सकते हैं कि कब प्रमोशन होती है और आज से 5 साल तक आप अच्छा परफ़ॉर्म करके कितने लेवल तक आप पहुँच सकते हैं। तो आपको ये पॉज़िटिव बताना है कि आई विल परफ़ॉर्म माय बेस्ट, आई विल डू ऑल माय ड्यूटीज़, आई विल गिव माय 100% एंड आफ्टर 5 इयर्स आई सी माय सेल्फ इन दिस पोज़ीशन इन द सेम बैंक। यानी कि ये भी आपको बिल्कुल एम्फसाइज़ होके बोलना है और बिल्कुल
इसी बैंक के बारे में बोलना है। अट्रिशन रेट यानी कि बैंक को छोड़ने की बात बिल्कुल भी नहीं करनी है। ये सारे क्वेश्चंस मुझसे भी पूछे गए थे। तो मैं भी जॉब की थी आईसीआईसीआई बैंक में, काफ़ी समय की थी। उसके बाद फिर मैं वो कंपनी छोड़ के किसी और कंपनी में जॉब फिर कर रही हूँ। फिर हमारा जो 10th जो मेजर क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो होता है, आर यू रेडी टू वर्क एनीवेयर? तो ये भी हमारा ये जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो केवल आपके माइंडसेट को चेक करने के लिए पूछा जाता है। जो प्राइवेट सेक्टर बैंक्स जो होती है वो आपको कभी भी कोई भी बैंक, कोई भी सेक्टर आपको कहीं भी प्लेसमेंट दे सकती है। वो ऐसा एज़ सच कुछ ये नहीं है कि आपको आपके ही ज़ोन में देगी। लेकिन थोड़ा प्रेफ़रेंस कभी-कभी दिया जाता है कि वो आपको आपके ही ज़ोन में रखते हैं। थोड़ा ज़्यादा आपको इधर लॉन्ग डिस्टेंस में नहीं भेजते हैं। तो लेकिन ये पूछने का मकसद यही चीज़ होता है कि आर यू रेडी, कि क्या आप सब जगह काम कर सकते हैं ना? तो वैसे में आपको बोलना है कि येस, आई एम रेडी टू वर्क एनीवेयर। आपको ये क्वेश्चन पूछा ही जाएगा कि आर यू रेडी टू वर्क एनीवेयर? ये ऑलमोस्ट हर एक क्वेश्चन में पूछा जाता है, हर एक इंटरव्यू में पूछा जाता है। तो आपको ये पूछा ही जाएगा, 80 टू 90% चांस है कि आपको पूछा ही जाएगा कि आर यू रेडी टू वर्क एनीवेयर, या फिर आप जो क्लॉज़ जिस पे साइन करते हैं, उसमें भी लिखा रहता है कि आई एम रेडी टू वर्क एनी पार्ट एनीवेयर। तो आपको वहाँ पे येस ही बोलना है। तो ये सारे कुछ मेजर क्वेश्चंस थे जो कि आपको प्राइवेट सेक्टर बैंक्स यहाँ में पूछे जाते हैं इंटरव्यू के दौरान। और ये सारे कुछ-कुछ क्वेश्चंस हैं, ये सारे बेसिक क्वेश्चंस हैं जो कि पूछे ही जाते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरे वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको कुछ भी क्वेश्चंस है, क्वेरी है तो मुझे डीएम कीजिएगा, मैं सभी सवालों का जवाब दूँगी। तो मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो के साथ। टिल देन गुड नाइट, शुभ रात्रि।